नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में कहा, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स अब रिफॉर्म एक्सप्रेस। तेजस्वी यादव के 100 दिन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बोले जीवेश मिश्रा, जनता ने उस लायक छोड़ा ही नहीं, पटना एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे कार्यकर्ता। नालंदा में 24 घंटे के भीतर 2 हत्याएं, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। 6 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो कोर ने संभाला कार्यभार। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर तेज बातचीत जारी। अमित शाह 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ उत्तरायण उत्सव में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में कहा कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से शुरू हुआ सुधार का सिलसिला अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है, जिसका केंद्र देश की युवा शक्ति है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी विरासत और विचारों को आगे रखें। पीएम मोदी ने अपने भाषण के वीडियो साझा करते हुए बताया कि बीते 11 सालों में देश के हर क्षेत्र में अनंत संभावनाओं के द्वार खुले हैं, जिनमें कंटेंट और क्रिएटिविटी शामिल है और युवा रामायण महाभारत जैसी प्रेरक कहानियों को गेमिंग वर्ल्ड में भी शामिल कर सकते हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन को उदाहरण देते हुए कहा कि युवाओं को हमेशा अपने आइडियाज और संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। दशक में बदलाव का, रिफॉर्म्स का जो सिलसिला हमने शुरू किया, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है और इन रिफॉर्म्स के केंद्र में आप है, हमारी युवा शक्ति है। जीएसटी में हुए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से युवाओं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोसेस और आसान हो गई है। अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो गया है। इसे नई नौकरी वालों या नया बिजनेस शुरू करने वाले नौजवानों को उनके पास बहुत ज्यादा बचत होने की संभावना बढ़ गई है। साथियों, आप सभी जानते हैं, आज बिजली सिर्फ रोशनी का माध्यम नहीं है। आज एआई, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे हर इकोसिस्टम के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत है। इसलिए आज भारत एश्योर्ड एनर्जी सुनिश्चित कर रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा रिफॉर्म यानी शांति एक्ट इसी लक्ष्य के साथ किया गया है। इससे न्यूक्लियर सेक्टर में तो हजारों नए जॉब्स पैदा होंगे ही, बाकी सेक्टर्स पर भी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, खबर राजधानी दिल्ली से। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन अब लेने जा रही है और बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को नामांकन दाखिल कर सकते हैं नितिन नबीन। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नितिन नबीन 19 जनवरी को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 20 जनवरी को औपचारिक घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बुला लिए गए हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रह सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितिन नबीन, जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे नितिन नबीन। अभी फिलहाल नितिन नबीन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना अभी फिलहाल बाकी है। उससे पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि तारीख 19 जनवरी की तय की गई है, जब नामांकन दाखिल किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी घोषणा जो है वो हो जाएगी। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से दीपक से ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? नितिन नबीन अभी तक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में थे और अब बताया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जल्द ही नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दीपक को लेकर और 20 तारीख को जो है औपचारिक घोषणा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो जाएगी। ये नामांकन प्रक्रिया जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि तमाम जो राज्यों की जहाँ पे बीजेपी
राज्य है उनके प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री, इन दोनों को जो है आने के लिए बुलावा भेज दिया गया है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है प्रस्तावक के रूप में जो है मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा जो नामांकन के बाद जो पूरा प्रोसेस जो है वो बैलेट बॉक्स के जरिए होगा, जिसमें बैलेट बॉक्स के अंदर जो है अपना नॉमिनेशन डालेंगे और उसके बाद जो है उन तमाम चीजों को लेकर जो है जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू की को लेकर जो है जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन आपको बता दो जयंती कि 29 राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया को पूरी कर लिया गया है और महज क्योंकि नितिन नवीन जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए तो ये माना जा रहा था कि अंतिम पड़ाव में भी जो है नितिन नवीन पूर्ण अध्यक्ष के रूप में चुने जा सकते हैं। अगर नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगती, क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो 2029 तक के लिए जो है नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय पद पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हो जाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाले नितिन नवीन का नाम जो है वो पहले नंबर पर होगा। और जिस तरीके से उनका पूरा कार्यकाल रहा है बिहार के अंदर और 5 बार के वो विधायक रहे, संगठन में भी उन्होंने अपना योगदान दिया, तो चारों तरफ से अगर देखा जाए कैलकुलेट करके तो नितिन नवीन जो है एक भारी दावेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जयंती जी। दीपक, यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि इससे पहले भी जब हमने जिक्र किया था कि जेपी नड्डा को जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तो उसके बाद थोड़ा समय लिया गया था, वक्त लिया गया था उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका देने के लिए या पद देने के लिए, मगर यहाँ बहुत जल्दी बीजेपी द्वारा निर्णय ले लिया गया है। क्या कारण हो सकते हैं दीपक? देखिए, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जब जेपी नड्डा के समय पे हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समय था कि जेपी नड्डा को 6 महीने का वक्त का अंतराल दिया जा सके, उसके साथ उनको संगठन का पूरा कार्यभार को संभालना, समझना, देखना, वो तमाम प्रक्रियाओं से जरूर गुजरना पड़ा था। हालांकि अभी क्योंकि सामने पश्चिम बंगाल का एक बड़ा चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक चुनाव की अगर बात करें प्रदेशाध्यक्ष के, उसमें भी कई सारे चुनाव जो है अभी बाकी है। हालांकि 29 राज्यों में इस प्रक्रिया को जरूर पूरा कर लिया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐसे नाम पर जरूर आगे बढ़ना चाहती है जिसके बाद सिर्फ आगे ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे अपनी रणनीति को तैयार करना है, कैसे उस पर काम करना है, वो सिर्फ शेष रह जाएगा। लेकिन अभी नितिन नवीन को जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद हमने देखा कि तमाम 2 बड़ी ऐसी जो है मीटिंग नितिन नवीन ने ली, उसके बाद उनका लगातार दौरा भी रहा बाहर, वो आसाम की बात करें, फिर बिहार की बात करें, उसके बाद ओवरऑल अगर देखा जाए क्योंकि नितिन नवीन के नाम को लेकर तमाम संगठन के जो मेंबर्स हैं संगठन के, चाहे वो महासचिव हों, चाहे तमाम जो लोग हैं, उनकी जो पात्रता जो देखने को मिली नितिन नवीन के लिए वो काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दी। और जिस तरीके से वो मिलना जुलना रहा, चाहे वो प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात करी, गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात करी, हमने देखा कि जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बनकर जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे तो खुद अमित शाह जो है इंतजार करते हुए दिखाई दिए। तो ये इस बात का बड़ा सबूत था कि सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष, और ये इतिहास भी रहा है भारतीय जनता पार्टी के 2 अध्यक्षों को लेकर भी कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो अंतिम रूप में भी पूर्ण अध्यक्ष के रूप में चुना लिया जाता है। और यही कारण है क्योंकि आगे चुनाव है, समय कम है भारतीय जनता पार्टी के पास, और नितिन नवीन के अंतिम मुहर, क्योंकि अगर खरमास का समय अगर देखा जाए, खरमास अगर नहीं होता तो ये चीजें जल्द ही पूर्ण कर ली जाती, क्योंकि चूंकि खरमास का समय था। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही कि 19 तारीख को जो है नॉमिनेशन दाखिल हो, उसके बाद बैलेट बॉक्स के जरिए चुनाव हो और 20 तारीख को औपचारिक ऐलान जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर ली जाएगी। और अगर ये चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर नितिन नवीन की पूरी तरीके से लगने की ज्यादा चांसेस है और नाम अगर आता है तो यकीन मानिए कि पश्चिम बंगाल में फिर नितिन नवीन के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल।
देखिए, नितिन नबीन पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर लिए जाएंगे, इसकी भी तो संभावना जो है वो जताई जा रही है दीपक। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक अहम चुनाव उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी की तैयारियां अभी से कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। तो ये क्या माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ यूपी में भी तैयारियां जोरों पर हो और उसमें कोई कोर कसर ना रह जाए, इसीलिए सबसे पहले जो निर्णय है वो नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर लिया जा रहा है दीपक? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही चुनावों की अगर बात करें, दोनों ही राज्यों की अगर बात करें, तो पूर्वांचली वोटर्स का जो दबदबा है वो काफी ज्यादा अधिक है। अगर उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो सटावा इलाका बिहार से लगता है, अगर पश्चिम बंगाल भी आप देखेंगे तो वहां भी सटावा इलाका बिहार है। तो दोनों एंड से आप देखेंगे तो नितिन नबीन का नाम बिल्कुल फिट बैठता है। और चूंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल करी है, और आप ये भी आप समझ सकते हैं कि बिहार के जो लोग हैं आपको हर एक राज्य में मिल जाएंगे। पश्चिम बंगाल के भी आप एरिया में देखिए तो बिहार का बेल्ट लगा हुआ जो बेल्ट है उसमें काफी ज्यादा लोग हैं। रोजाना जो है काफी ज्यादा जो लोग हैं वो बिहार और कोलकाता जो है सफर करते हैं। दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए तो पूर्वांचल का जो इलाका है उसमें काफी ज्यादा जो मजबूती है वो नितिन नबीन की बैठती है। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रही है और इसीलिए नितिन नबीन को भी पूर्ण रूप से जो है अध्यक्ष के पद पर मनोनीत करना चाहती है। सिर्फ यही नहीं कि नितिन नबीन बिहार से आते हैं, बल्कि उनका संगठन का कार्यकाल भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें उन्होंने 5 बार के विधायक रहे। उसके बाद संगठन का उन्होंने कार्यभार संभाला, महामंत्री का कार्यभार संभाला। तो ये पूरा अगर आप रोल ऑफ देखेंगे तो नितिन नबीन एक ऐसा इकलौते व्यक्ति हैं जो कि कम उम्र में काफी ज्यादा उनका कार्यकाल रहा है, काफी ज्यादा अनुभव रहा है। और यही कारण है कि 2 चुनाव, पश्चिम बंगाल उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा। लेकिन अभी आगामी जो चुनाव पश्चिम बंगाल है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नाक का सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लेकर लगातार लड़ाई लड़ी। पिछली बार भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम जो है पश्चिम बंगाल में झोंका, लेकिन कहीं बहुत सारी कसर ऐसी रह गई जहां पर पर्याप्त जो है सीटें पर नहीं मिल पाई भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बार एड़ी चोटी का जोर जो है भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है। और दूसरी बार हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो ये बिल्कुल नाक की लड़ाई है और यही कारण है कि नितिन नबीन के नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ती है पश्चिम बंगाल में तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। तो जैसा आपने देखा कि नितिन नबीन जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में फिलहाल हैं, लेकिन आने वाली 19 और 20 तारीख बीजेपी के लिए भी अहम होने वाली है। इसी के साथ साथ नितिन नबीन के लिए भी ये अहम होने वाली है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के साथ साथ औपचारिक घोषणा की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। बुलेटिन में अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार कहा कि हम सरकार की नीति और नियम पर 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद विरोध करेंगे, इसको लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव क्या नीति और नियम पर सवाल खड़ा करेंगे, जनता ने उस लायक उनको छोड़ा कहाँ है। उन्होंने कहा कि जब वो विदेश से पटना लौटे तो उनके कार्यकर्ता भी स्वागत के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। बिहार की जनता की चिंता तेजस्वी छोड़ दें, बिहार की चिंता एनडीए के लोग कर रहे हैं। बिहार की महान जनता उनको सवाल खड़ा करने लायक छोड़ी कहाँ है। सवाल खड़ा सदन के अंदर किया जाता है। तेजस्वी यादव ऐसे व्यक्ति है कि सदन में रहते ही नहीं, जनता के सवाल से उनको कोई मोहब्बत नहीं है। वो घूमने में माहिर हैं। अभी 48-40 दिन के बाद वो लौटे हैं बिहार, और अब तो उनके कार्यकर्ताओं की रुचि भी उनमें नहीं रह गई। कोई नेता 40 दिन के बाद अपने गृह राज्य को लौटा हो और एक भी विधायक उनको रिसीव करने नहीं गए, और कार्यकर्ता से अधिक मीडिया के साथी वहां उपस्थित थे उनको सवाल लेने के लिए और देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का इकबाल कितना तेजी से इस चुनावी करारी हार के बाद घटा है कि अब आम जन तो छोड़िए, कार्यकर्ता भी उनको रिसीव करने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के सवाल कितने गंभीर होंगे उसकी चिंता सरकार नहीं करती है, लेकिन वो विपक्ष के साथी हैं, सवाल करना उनका धर्म है। और ये जो सरकार है ना, एनडीए की सरकार, वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। आरजेडी के सांसद हैं सुरेंद्र यादव, जो उन्होंने
अत्री में क्या बोले आरजेडी के सांसद हैं सुरेंद्र यादव। आप ही ने कहा क्या बोले? आरजेडी के सांसद हैं सुरेंद्र यादव। तो उनसे क्या वेद पढ़ेंगे ये उम्मीद आप रखते हैं? वो गालिए न पढ़ेंगे। तो गाली दिए, यादवों का वोट ले लिया, अब यादवों को गाली दे रहे हैं। अब यादव समाज समझे कि कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है और क्यों। और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बिहार से सामने आ रही है। बिहार में मकर संक्रांति पर सियासत शुरू हो गई है। यहाँ कांग्रेस के दही चूड़ा भोज से सभी 6 के 6 विधायक गायब रहे और अब इसके बाद सियासत इस कदर तेज हो गई है कि जेडीयू ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और बीजेपी की भी पैनी नजर बताई जा रही है। यानी अब फिलहाल बिहार में कांग्रेस के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। मकर संक्रांति से पहले कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। ये खबर सामने आने के बाद कि 6 विधायक कांग्रेस की चूड़ा दही का जो भोज है उससे गायब रहे कहीं ना कहीं। इसके बाद से ही सियासत तेज हो गई और कई तरीके की अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई, जिसमें से अब ये बताया जा रहा है कि 6 विधायक जो गायब रहे हैं उनके लिए कांग्रेस जेडीयू और बीजेपी दोनों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि आप हमारी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं और हमारी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं हमारे बिहार ब्यूरो हेड SK राजीव जी, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, क्या जानकारी मिल रही है? ये 6 के 6 विधायक पहले तो गायब रहे। जो दही चूड़ा का जो भोज था, जो बहुत अहम माना जाता है बिहार की सियासत में, क्योंकि नीतीश कुमार भी इससे पहले दही चूड़ा भोज से ही जुड़ी उनकी सियासत जो है वो मानी गई कि जब जब दही चूड़ा खाने के लिए गए तब तब कुछ बड़ा हुआ बिहार की सियासत में। और अब पता चल रहा है कि कांग्रेस के 6 विधायक उस भोज से गायब रहे। अब फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है राजीव जी? देखिए जयंती, निश्चित तौर पर चूंकि खरमास जो है वो अब खत्म होने वाला है 2 दिन बाद, और मैं आपको बताऊं कि मैं अभी एक दही चूड़ा के भोज से ही वापस लौट रहा हूं। दरअसल में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनके आवास पर भी दही चूड़ा का भोज रखा गया था। तो अमूमन बिहार की राजनीति में ये चलता है कि जब भी मकर संक्रांति का पर्व आता है तो उस समय दही चूड़ा का भोज जो है वो जो बड़े नेता हैं वो रखते हैं। और कांग्रेस ने भी विधिवत पत्रकारों को इन्वाइट किया था, लेकिन आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी और बहुत दिलचस्प भी है ये घटना कि कांग्रेस के 6 में से 6 एक भी विधायक जो है वो इस दही चूड़ा भोज में शामिल नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं से कांग्रेस जो लगातार पहले से ही संघर्ष करती दिख रही है, मुझे लगता है कि खरमास के बाद कांग्रेस का संघर्ष जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर 6 में से एक भी विधायक दही चूड़ा के भोज में सम्मिलित नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर बनती है। और आप देखिए कि जेडीयू जो है वो उन्होंने खुला ऑफर दे दिया है कांग्रेस के विधायकों को कि भाई आप हमारी तरफ आ जाइए अगर आप कांग्रेस का दामन छोड़ना चाहते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जो है वो टकटकी भरी निगाह से जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है कि जो कांग्रेस के 6 विधायक है वो आखिर किस तरफ जाते हैं, क्या वो जेडीयू की तरफ जाते हैं या फिर बीजेपी की तरफ जाते हैं। चूँकि 14 तारीख के बाद जैसे ही मकर संक्रांति खत्म होगा उसके बाद बिहार की राजनीति में कई इस तरह का खेला जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जानकारी यह भी मिल रही है कि लंबे समय बाद विदेश प्रवास से तेजस्वी यादव बिहार लौटे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके जो 25 विधायक हैं वो भी टूट सकते हैं, बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो एक ऑफर है ना वो लगातार दिया जा रहा है। और आप देखिए जयंती कि अभी 11 मंत्रियों का पद जो है वो इस मंत्रिमंडल में खाली है, तो अब 11 मंत्री का पद बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हो सकता है कि बीजेपी ऑफर करे, जेडीयू ऑफर करे आरजेडी को कि भाई आप आ जाइए, आप में से हम कई लोगों को मंत्री बना देंगे। तो मंत्री का मतलब होता है सीधे सरकार। तो निश्चित तौर पर अगर आप चुनाव जीत करके कोई भी विधायक आता है तो उसकी ये मंशा होती है कि वो सरकार बने, यानी कि वो विभाग का मंत्री बने। तो मुझे लगता है कि खरमास के बाद जो है वो बिहार की राजनीति में कई दिलचस्प मोड़ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबके बीच कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये एक अच्छी खबर नहीं है कि कांग्रेस ने जो दही चूड़ा का भोज किया था जिसमें कि पत्रकारों को मुख्य रूप से बुलाया गया था, उसमें कांग्रेस के 6 में से 6 विधायक जो हैं वो गायब रहे। हालांकि कुछ विधायकों से बात करने की मैंने भी कोशिश की है, कुछ विधायकों से मेरी बातचीत भी है, मैं आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने यह कहा कि अभी इन बातों को छोड़िए, क्योंकि हम लोग भी दही चूड़ा का भोज करते हैं तो इसलिए हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग कहीं टूट करके जा रहे हैं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि
कि कांग्रेस के 6 में से 3 विधायक कम से कम जो है वो जेडीयू की तरफ जा सकते हैं, या हो सकता है कि 6 के 6 विधायक भी जेडीयू की तरफ चले जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम ये माना जाए जयंती कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और कम से कम ये दही चूरा के भोज ने इस बात की पुष्टि जरूर कर दी है। राजीव जी, ये देखा गया है अभी तक कि लगातार जैसे जैसे साल दर साल चुनाव होते चले गए, कार्यकाल जो है वो बीतता चला गया, कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार में वो फिलहाल अधर में लटकी हुई है। इस पूरे प्रकरण के बाद कितना असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि फिलहाल ये अस्तित्व की लड़ाई है जैसा हमने कहा। अब अगर 6 के 6 विधायक दूसरी तरफ राह निहार रहे हैं कि हमें दूसरे खेमे में जाना चाहिए, कितना असर डाल सकता है कांग्रेस के अस्तित्व पर, बिहार में कांग्रेस की स्थिति पर? राजीव जी। नहीं, देखिए जयंती, कांग्रेस सिर्फ बिहार में ही अपने अस्तित्व के संकट से नहीं जूझ रही है, बल्कि अगर आप पूरे राष्ट्र स्तर पर देखें तो कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। आप याद कीजिए कि यही वो कांग्रेस पार्टी है जो पूरे देश पर एक छत्र राज्य करती थी। लेकिन आप देख लीजिए आज कांग्रेस देश के गिने चुने प्रदेशों में ही मात्र सिमट करके रह गई है। उसके पीछे कहीं ना कहीं से कांग्रेस के भीतर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको एक बड़ी वजह आप मान सकते हैं। अब देखिए बिहार के राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ अखिलेश सिंह बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, और आप उनका देख लीजिए कि वो कांग्रेस की कम और आरजेडी की मुखालफत ज़्यादा करते हैं। इवन कि कुछ दिन पहले जब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस कार्यालय गए थे तो उन्होंने यह कहा भी था कि भाई अखिलेश को तो मैंने ही सोनिया जी से कह करके राज्यसभा का सांसद बनवाया। तो ऐसी स्थिति में तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुद को कमजोर महसूस करेंगे, ठगा हुआ महसूस करेंगे। और आप इस विधानसभा चुनाव में भी देख लीजिए, लगभग जो कांग्रेस 55-56 सीट पर चुनाव लड़ी उसमें ज़्यादातर ऐसी सीटें थी जो लालू प्रसाद यादव ने चिन्हित कर रखा था। तो 1990 के बाद से उसी कांग्रेस के खिलाफ लालू यादव लड़ करके बिहार की राजनीति में आए, और फिर बाद में वही कांग्रेस जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गई। तो ये बातें जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको ये चीज़ें पच नहीं रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व लगातार जो है वो कमजोर होता चला गया। बिहार में भी कांग्रेस यही स्थिति है। आप आज देख लीजिए कि बिहार में मात्र 6 सीट कांग्रेस जो है वो चुनाव जीती है इस विधानसभा चुनाव में, और ओवरऑल अगर आप कांग्रेस के वोट परसेंटेज की भी बात करेंगे तो बहुत कम 11% के करीब जो है वो कांग्रेस का वोट परसेंटेज रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और बीजेपी और जेडीयू जिस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार में कर चुकी है, आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि अब कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। तो आने वाले दिनों में यही स्थिति आपको और भी देखने को मिलेगी, और कांग्रेस जो 6 विधायक हैं, मुझे लगता है कि खरमास के बाद हो सकता है कि पाला बदलने, और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि बिहार में कांग्रेस का अपना अस्तित्व बचाने का संकट जो है वो कांग्रेस के ऊपर मंडराने लगेगा। राजीव जी, आपने शुरुआत में आरजेडी का भी जिक्र किया कि आरजेडी के भी कई विधायक हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो दूसरे खेमे के संपर्क में है, दूसरी पार्टी के संपर्क में है। क्या हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटे महागठबंधन के ऊपर भारी पड़े, क्योंकि दही चूड़ा का ये जो भोज है ये बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रकरण है जिसको हमेशा ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ बदल कर ही जाता है। क्या इस बार ये जो पूरा प्रकरण है ये महागठबंधन के लिए भारी पड़ेगा, राजीव जी? नहीं, देखिए तेज प्रताप यादव भी कल दही चूरा का भोज दे रहे हैं, और उन्होंने विधिवत जितने भी नेता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी यादव हों उनकी पार्टी के, या फिर आप कह लीजिए कि बीजेपी से, आज मैं रामकृपाल जी से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, रामकृपाल यादव से, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। विजय सिन्हा से भी मेरी बातचीत हुई है, डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने भी कहा कि भाई कल देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो निश्चित तौर पर जाएंगे। तो तेज प्रताप यादव बेसिकली दही चूरा का कल भोज दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी है कि उनका जो परिवार पूरा बिखरा हुआ है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना। वो चाह रहे हैं कि इसी दही चूरा के भोज के बहाने फिर से एक बार अपने परिवार को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर ले आए, क्योंकि आरजेडी की जो बिहार में दुर्गति हुई है वो दुर्गति यह बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिनों में भी आरजेडी जो है वो सरजमी पे अपने आप को कितना उतार पाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये दानापुर का इलाका है, और इस इलाके में किसी ज़माने में आरजेडी का दबदबा हुआ करता था। ऋतुलाल यादव यहाँ से चुनाव जीता करते थे, बाहुबली हैं इस इलाके के। लेकिन देखिए इस बार रामकृपाल यादव जो है वो लगभग 42,000 वोट से उन्होंने हराने का काम किया है आरजेडी को। तो आरजेडी अपनी खोई हुई जना पाने की कोशिश कर रही है, और तेज प्रताप यादव इसीलिए कल भोज भी रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कांग्रेस को लेकर के और आरजेडी को लेकर के, देख लीजिए कांग्रेस जितनी कमजोर होगी आरजेडी उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि जो कांग्रेस के वोटर हैं, खास करके अगर कास्ट की हम बात करें, जो ब्राह्मण वोटर हैं, जो जिन पर कि कांग्रेस अपना एकाधिकार समझती रही है, ब्राह्मण वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया, और यही वजह है कि बिहार में बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई, क्योंकि बिहार में ब्राह्मणों की आबादी 6.5% के करीब है, सवर्णों की आबादी आज की तारीख में लगभग 13-14% के करीब है। तो वो सवर्ण वोट जो है वो आज की तारीख में कंप्लीट बीजेपी और जेडीयू के साथ है। इसके अलावा
जो ईबीसी मतदाता हैं, जो कि आरजेडी का कोर वोटर हुआ करता था, वो ईबीसी वोटर भी आज जेडीयू के साथ चला गया है, बीजेपी के साथ चला गया है। तो आरजेडी को एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कांग्रेस को एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हुई है, कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई। शकील अहमद बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि बिहार में जब तक आरजेडी का साथ कांग्रेस नहीं छोड़ेगी तब तक कांग्रेस अपने पैर पर खड़ी नहीं हो सकती। और ये सच्चाई भी जयंती, बिहार में वाकई में अगर कांग्रेस को फिर से अपने अस्तित्व को तलाश करना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, तो आरजेडी का साथ छोड़ना पड़ेगा, जो फिलहाल वो अभी दिखाई नहीं दे पड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। तो जैसा आपने देखा कि फिलहाल कांग्रेस के भीतर खाने बहुत कुछ चल रहा है, खासकर अगर देखा जाए दही चूड़ा भोज को लेकर जो सियासत है वो अब तेज हो गई है। और फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर नजर बनी हुई है कि कांग्रेस की जो स्थिति है, जो फिलहाल सही नजर नहीं आ रही है, आने वाले दिनों में उसको और कितनी ठेस पहुंचती है, कितना नुकसान पहुंचता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।